राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सेल फार्मूला जो कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें फार्मूला काफ़ी कठिन है और इस फार्मूला को हम जब तक हम अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं और उसे हम प्रैक्टिकल करके ना देखेंगे तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इस वीडियो को बनाए हैं और इसमें जो कुछ फार्मूला वाला क्वेश्चन था उसे हम कलेक्ट करके आपको सामने हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो और बनाया है, उसमें भी कुछ फार्मूला को और कुछ ऐसे ऑप्शन को डिस्कस किए हैं जिसे हमें समझना ही पड़ेगा और बिना समझे हुए हम उसे आंसर नहीं लगा सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन काउंटा का निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार का है। तो इसका आंसर होगा सांख्यिकीय। अब लेकिन ये जानते हैं कि काउंटा फार्मूला का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए आपको हम काउंटा फार्मूला का यूज़ करके दिखाते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल हम ओपन कर लिए हैं और हम आपको इसमें काउंटा फार्मूला का यूज़ करके बताएंगे कि काउंटा फार्मूला का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आप इक्वल देना होगा। इक्वल टू देने के बाद आपको काउंटा लिखना है। काउंटा लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और फिर जितने भी वैल्यू है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि काउंटा का इस्तेमाल होता है जिससे आप किसी सेल में कुछ भी वैल्यू या फिर अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें लिखें, यानी कि न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिकल दोनों में से कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो जो सेल में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट हो या चाहे न्यूमेरिक हो, वो उसे क्या करेगा कि ये काउंट कर लेगा। जैसे कि 1 से लेकर 100 सेल है, ठीक है, यानी कि 100 सेल तक है। 1 से लेकर 100 सेल तक में आप कुछ भी लिखे हुए, उसमें से समझिए कि 85 सेल तक में ही आप कुछ डाटा को लिखें, बाकी 15 में नहीं लिखें। तो जब आप काउंटा का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो क्या करेगा कि बताएगा कि कितने सेल में आपका वैल्यू लिखा गया और कितने सेल में लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे आप एक रेंज हम यहाँ पर से सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये बताता है कि जो पूरा सेल आप सेलेक्ट किए हैं इस सेल में 75 ऐसे सेल है जिसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू लिखे हुए हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हो, सॉरी 76, यहाँ 75 नहीं 76 होगा। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ सेल को आप मिटाते हैं, जैसे कि कुछ का वैल्यू अगर आप मिटा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर से लिखा हुआ है 94 और हम यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर से देखिएगा इसका आंसर 75 दिखेगा। और इससे पहले भी कुछ ऐसे सेल था जिसमें कि हम वैल्यू नहीं लिखे हुए थे। एक तो आपको ये हो गया, उसके बाद दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर हम उस सेल में कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो नंबरिंग है वो क्या होगा, बढ़ते चला जा रहा है। वो चाहे कुछ भी हम अल्फ़ाबेटिकल भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर से काउंटा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंतर्गत, तो इसका काम यह होता है कि सेल में चाहे अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें लिखा हुआ हो या फिर न्यूमेरिकल चीज़ें लिखा हुआ हो, उसे वो काउंट कर लेना है कि उस सेल में कितने सेल में ये चीज़ लिखा गया है। लेकिन इसके एक अपोजिट एक और फार्मूला होता है। ये तो काउंटा फार्मूला हो गया और काउंटा फार्मूला का यूज़ आपको बताएं कि क्या होता है कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज़ों को काउंट करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू देते हैं और काउंट लगा के फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके जो सेल था उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें खासियत इसका यह है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल चीज़ों को ही काउंट करता है। यानी कि अगर आप ये उस सेल को काउंट करेगा जिस सेल में नंबर चीज़ें को लिखा गया है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी वैल्यू लिखा गया है तो सिर्फ उसी को काउंट करेगा। अगर अल्फ़ाबेटिकल किसी भी कुछ में लिखा हुआ है तो उसको ये काउंट नहीं करता है। काउंट फार्मूला और काउंटा वो दोनों को करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेल के कंटेंट्स पर विचार करें। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ सेल है, 4 सेल है। पहला सेल में 2 लिखा हुआ, दूसरा सेल में 4 लिखा हुआ, तीसरा में 3 लिखा हुआ, चौथा में यहाँ पर से 6 देख सकते हैं। तो यानी कि 4 अलग अलग सेल है और उस सेल के अंदर कुछ भी छोटे छोटे वैल्यू लिखा हो गया और उसमें फार्मूला लगाने की बात किया जा रहा है। फार्मूला लगाना है सेल 1 C1 में फार्मूला लगाना है। जैसे आप यहाँ पर से A1 ये है, A2 ये सॉरी B1 ये है और यहाँ पर से C1 अगला जो सेल रहेगा उसका नाम C1 रहेगा। तो वहाँ पर से फार्मूला यह लगाना है कि आपको सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद जो यहाँ पर से 2 देख रहे हैं उसको पे क्लिक करना है, फिर प्लस का सिंबल देना है, फिर जो B आप यहाँ पर से लिखा हुआ देख रहे हैं तो वही आपको B टाइप कर देना है। B का मतलब ये हो गया कि कॉलम नंबर B हो गया। फिर उसके बाद फिर डॉलर का सिंबल है, उसके बाद फिर रो नंबर 1 दे देना है और जो इंटर प्रेस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 4 2 यहाँ पर से 6 आंसर आएगा। लेकिन जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो उसके बाद आंसर क्या आएगा, यानी कि जब हम इसे C1 में जो हम ये फार्मूला लगाया है उसमें
आंसर आएगा 6। लेकिन अगर हम इसी को ड्रैग करके C2 में ले जाते हैं तो उसमें कौन सा वैल्यू दिखाई देगा, तो उसमें दिखाई देगा 7। तो चलिए इसे भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम एक वैल्यू टाइप कर लिए, 2 है, 4 है, 3 और 6 है, और यहां पर से बोला गया था कि C1 में, इस सेल का नाम C1 है, तो इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए बोला गया था। फॉर्मूला यह था कि इक्वल टू देना है और उसके बाद आपको जो पहला सेल है, जैसे A1 सेल है तो उस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर प्लस का सिंबल देना है, प्लस का सिंबल से जोड़ा जाता है वैल्यू को। उसके बाद फिर क्या है कि बी का अब सिर्फ यहाँ पर से जो कॉलम का नाम है वो कॉलम का नाम आपको देना है। तो कॉलम का नाम ऊपर में आप टाइटल से पढ़ सकते हैं कि बी है कॉलम का नाम, तो हम यहाँ पर से बी प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर डॉलर का सिंबल दे देंगे। डॉलर का सिंबल देने के लिए शिफ्ट के साथ आपको 4 बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद फिर रो का नाम यहाँ पर से 1 है तो 1 प्रेस कर देंगे। तो ये दोनों को 2 और 4 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अब जब हम इसी को ड्रैग करते हैं, इस प्रकार से ड्रैग करते हैं, तो इसका तो आंसर सही आया, लेकिन बट जब हम इसे इस तरह का फॉर्मूला लगाएं तो इसका आंसर 639 आना चाहिए, बट इसमें कितना दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है। तो यही दोनों में क्या था, इस फार्मूला का खासियत था। और अगर आप नॉर्मल तरीके से लगाते, जैसे नॉर्मल तरीके से यह था कि इक्वल टू देते, पहला सेल पे क्लिक करते हैं, फिर पहला सिंबल देते, फिर अगला जो भी सेल है उस पर क्लिक करके इंटर प्रेस करते हैं, तो दोनों का आंसर यहां पर से सेम आ रहा है। लेकिन जब आप ड्रैग कीजिएगा तो दोनों का आंसर सेम नहीं रहेगा। तो यहां पर से डिफरेंस यह है कि यहां पर से डॉलर का सिंबल लग गया है, और डॉलर का सिंबल का मतलब होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो जब हम यहां पर से डॉलर का सिंबल लगा दिए तो इसका आंसर बदल गया, और अगर नॉर्मल तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किए तो इसका आंसर अलग आएगा। तो जो आप यहां पर से क्वेश्चन देख रहे थे कि ये कंटेंट्स जो कुछ लिखे गए हैं इसमें आपको फॉर्मूला ये लगाना है, तो इसका आंसर वाकई में कितना आएगा, ड्रैग करने के बाद 7 आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेंज एक दिया हुआ, रेंज का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जगह के बारे में सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, और उस जगह यह है कि A1 से लेकर D5 तक सेलेक्ट करनी है। तो जब A1 से लेकर D5 तक अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कितना सेल आएगा, तो उसमें टोटल 20 सेल आएगा, और इसे आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल ओपन है, और इसमें अगर हम पहला सेल की बात करें जिसमें इसमें बोला गया था कि A1 से लेकर D5 तक आपको सेलेक्ट करना है, तो पहला सेल कौन है, तो पहला सेल को जानने के लिए हम जैसे पहला कॉलम ये है और पहला रो ये है, तो इस पर क्लिक करते हैं, ये पहला सेल, और इसे हम लोग ड्रैग करके हुए यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर से कॉलम नंबर ये D है और रो नंबर 5 है, तो इस सेल का नाम क्या होगा, D5 होगा। तो इसमें बोला गया है कि A1 से लेकर D5 तक, यानी कि यहाँ से लेकर इस जगह तक अगर हम सेल को सेलेक्ट करते हैं तो टोटल कितने सेल आएगा। तो आप यहाँ पर से देखिए, पहले तो कॉलम यहाँ पर 1 2 3 4 है, और उसके बाद फिर इधर ही 5 आप इंटू कर दीजिए, तो टोटल सेल की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे 4 हो गया, फिर 4 8, 4 12, और फिर 4 16, और फिर 4 20, यानी कि टोटल सेल की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। तो यानी कि इसका आंसर है कि A1 से लेकर D5 तक अगर हम सेल को सेलेक्ट किए हैं तो टोटल सेल की संख्या कितना हो जा रहा है, तो 20 हो जा रहा है। और ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन को आप जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखते हैं तब तक आपको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहेगा, ज़्यादा अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। तो जिन लोग के पास लैपटॉप है उन लोग आप ओपन कीजिए लैपटॉप और इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखिए। अगर प्रैक्टिकल करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को बताइए कि इस तरह का प्रॉब्लम आया, तो हम उसमें जरूर आपको उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि कृपया निम्नलिखित में से सेल की कंटेंट्स में देखें और उसमें फार्मूला लगाएं। यहाँ पर से लिखा हुआ है 2 और 4, और उसमें फार्मूला लगाने के लिए बोला गया है। फार्मूला लगाना है C1 में, यानी कि इसके B के बगल में जो कॉलम है उस पर एक फार्मूला लगाने के लिए बोला गया है। अब फार्मूला यह है कि इक्वल टू देना है, उसके बाद फिर A2 यानी कि 2 को सेलेक्ट करना है, फिर डॉलर का सिंबल इसमें पहले दे दिया गया है। उसके बाद फिर जो कॉलम का नाम है और रो का नाम है यानी कि B1 जो इसका नाम है, इस पर क्लिक करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जो भी चीज़ आएगा तो यहाँ पर से C1 में इसका आंसर आएगा, और उस आंसर को कॉपी करके अगर हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पर से बोला गया है कि उसमें जो भी मान्य आएगा, वैल्यू आएगा, उसे कॉपी करके अगर हम D1 में पेस्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या दिखाई देगा। तो इस चीज़ के लिए हमें आपको प्रैक्टिकली दिखाना होगा। तो यहाँ पर से हमें टूल के देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिए और फार्मूला यहाँ पर से लगाना है। फार्मूला यह है कि सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है और C1 में प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर से C1 सेल में आ गए और इक्वल टू प्रेस कर दिए। उसके बाद जो फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, तो यानी कि सेल नंबर A1 पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल देंगे। प्लस का सिंबल देने के बाद आपको देना है यहाँ पर से डॉलर का सिंबल। डॉलर का सिंबल देने के बाद आप यहाँ पर से इस कॉलम का नाम आपको टाइप करना है। तो इस कॉलम का जो नाम है, ये इस कॉलम का नाम होगा B1 होगा। तो हम यहाँ पर से B, उसके बाद फिर यहाँ पर से 1 टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा, अगर उस वैल्यू को कॉपी करके अगले सेल में यानी कि D1 में पेस्ट करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, तो 8 आ रहा है।
तो जैसा कि आप यहाँ पर से क्वेश्चन भी देख सकते थे कि यहाँ पर से क्वेश्चन बोला गया था कि C1 में फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू A1 प्लस डॉलर का सिंबल, उसके बाद B1, और उसके बाद जो भी चीज़ें आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसे कॉपी करके D1 में पेस्ट करेंगे तो उसके बाद उसका वैल्यू क्या दिखाएगा, तो उसका वैल्यू 8 दिखाएगा। तो यानी कि इसका आंसर ये 8 जो है वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर से कुछ अलग अलग यहाँ तरह का सिंबल चीज़ें दिया गया है, यानी कि कुछ जो मेन्यू टाइप की चीज़ें हैं उसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिया गया और इसको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए सबसे पहला ये जरूरी होता है कि ये जो पिक्चर टाइप का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग जाने कि ये है क्या, तो उसके बाद फिर इसके बारे में ये जानना होगा, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, ये सारे चीज़ें के बारे में अगर हम जानते तभी हम इसे अच्छे तरीके से मिला पाते हैं। तो यहाँ पर से देखिएगा कि ये जो है ये एक तरीके का स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट कहाँ पर होता है, एक्सेल के अंदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्मार्ट आर्ट का ग्रुप जो होता है, या फिर कहिए कि उसका जो फंक्शन होता है वो इस तरह का आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। तो जैसे अगर एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद इंसर्ट में जाइएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि स्मार्ट आर्ट का लोगो भी कुछ इसी प्रकार दिखा रहा है। तो इसका आंसर ये जो है वो बिल्कुल सही होगा कि 1 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। यानी कि जो मिलान किया गया है 1 का डी वो बिल्कुल सही है। 2 का मिलान किया गया ए से, क्योंकि 2 नंबर में जो लिखा हुआ है ये शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, और 2 नंबर का 1 नंबर है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप चले आपको दिखाते हैं MS एक्सेल के अंदर कि शेप का डिजाइनिंग यहाँ पर से देख सकते हैं इसी प्रकार से है, और जैसा कि यहाँ पर से फोटो में भी दिया हुआ है। तो ये इसका बिल्कुल सही है कि 2 का आंसर कितना होगा, 1 नंबर होगा। फिर उसके बाद फिर 3 का सी है, तो 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, टेबल का यहाँ पर से है, तो टेबल यानी कि 3 का ये जो सी है वो बिल्कुल सही है। फिर बच्चा 4 नंबर में जो यहाँ पर से देख रहे हैं ये क्या है, एक तरह का पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से हम लोग एक्सेल में इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें हम किसी भी तरह का पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पहला नंबर है वो एक स्मार्ट आर्ट का डिजाइनिंग है, यानी कि 1 नंबर का आंसर डी नंबर होगा। फिर 2 नंबर जो है वो शेप है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो ए होगा, 2 का ए होगा। फिर 3 नंबर में जो देख रहे हैं वो टेबल है, तो टेबल यहाँ पर सी नंबर में दिखाई दे रहा है, तो 3 का ए होगा, सॉरी सी होगा इसका, 3 का सी। फिर 4 नंबर में जो देख रहे हैं उसका आंसर होगा पिक्चर, यानी कि बी होगा, तो 4 का आंसर बी। और 1 का यहाँ पर से दिया हुआ है डी, उसकी इसी तरह से यहाँ पर से मिलान किया गया है कि 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है, यानी कि स्टाइल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर से जो 1 नंबर में देख रहे हैं ये नहीं है, तो इसके लिए आपको इसका प्रैक्टिकली करके एक्सेल में दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल ओपन है, और जैसा कि वहाँ पर से जो फोटो हम आपको स्क्रीन पे जो छोटे छोटे आइकन्स दिखाए थे, सेम वही आइकन्स यहाँ पर भी है कि सबसे पहला जो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 3 है ये स्मार्ट आर्ट जो होता है 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये तीनों है स्टाइल ग्रुप के अंदर आता है। तो जैसे आप यहाँ पर से होम पे क्लिक कीजिएगा, और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि स्टाइल ग्रुप है, तो स्टाइल ग्रुप में ये जो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है, तो ये 2 नंबर वाला जो पिक्चर है इसे मैच कर रहा है, तो ये तो इसका हो गया स्टाइल ग्रुप का हो गया। दूसरा नंबर में यानी कि तीसरा नंबर में जो ऑप्शन में आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये सेल स्टाइल का, तो ये भी क्या हो गया, स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत आता है। फिर चौथा नंबर में जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन है, तो ये भी क्या होता है, स्टाइल ग्रुप के अंदर आता है। लेकिन जो 1 नंबर में है वो क्या है, इंसर्ट का फंक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि सेल ग्रुप के अंतर्गत आता है इंसर्ट, और इंसर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके का सीट भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये जो पहला था कि निम्नलिखित में से कौन से स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है, तो 1 नंबर नहीं है, क्योंकि 1 नंबर जो है वो सेल ग्रुप का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से लेकर सेल A6 तक क्रम में लिखा गया है 1 2 3, उसके बाद फिर ABCD, और उस जगह पे फॉर्मूला काउंट का लगाया गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 आएगा। तो चलिए इसे भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर से जैसे हम एक एक्सेल के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे 1 लिखें, फिर 2 लिखें, उसके बाद 3 लिखें, उसके बाद फिर ASD, और इस तरह से 3 अलग अलग सेल को हम यहाँ पर से लिख दिए। अब ये चीज़ें लिखे हैं, और इसमें अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं काउंट का, तो सबसे पहले तो इक्वल टू देना होगा। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। काउंट लिखने के बाद जैसे इक्वल टू दिए, काउंट लिखे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, और जो भी सेल है उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा कि ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर से 3 दिखा रहा है। ये 3 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि काउंट फार्मूला जो होता है वो सिर्फ नंबर वाले चीज़ें जो है उसी को काउंट करता है। जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि इसमें 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, यानी कि 3 अलग अलग सेल है जिसके अंदर यहाँ पर से नंबरिक चीज़ें लिखा गया, तो सिर्फ उसी को काउंट करता है। हाँ, अगर आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें लास्ट में 3 है तो इसका आंसर 3 दिखा रहा है। आप यहाँ पर से कुछ भी लिखिएगा तो फिर भी यहाँ पर से 3 दिखाएगा,
क्योंकि ये सेल को काउंट करता है, इसके नंबर को वो काउंट नहीं कर रहा है। वो सिर्फ क्या करता है कि कितने सेल में नंबर लिखा गया है उसको काउंट करता है। जैसे यहाँ पर से ए हटाकर हम कुछ भी सेल में अगर न्यूमेरिक चीज़ें लिख देते हैं तो यहाँ पर से देखिएगा कि इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि काउंट करके वो ज़्यादा हो गया। ये बताया है कि आप इतना दूरी में जो रेंज आप सेलेक्ट करके सेलेक्ट किए हैं और उसमें फार्मूला जो लगाए काउंट का, उनमें से 4 ऐसे सेल है जिसके अंदर नंबर लिखा गया है और 2 ऐसा सेल है जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें लिखा गया है। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा कि अगर आप A1 से लेकर A6 में 1 2 3 उसके बाद ABC लिखे हैं और वहाँ पर काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि जो सेल आपके पास टोटल सेल की संख्या 6 है और उसमें से 3 में से सिर्फ नंबर लिखा गया और काउंट फार्मूला जो होता है सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा, इसका आंसर 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 होगा, आंसर 3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है कि MS एक्सेल 2016 में का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार वो क्या होता है, फॉर्मेट किए गए जो भी डाटा आप अपने कंप्यूटर के अंदर, यानी कि कंप्यूटर में जो भी डेट और टाइम लिखा गया है, अगर वही डेट और टाइम आप अपने वर्कशीट के, एक्सेल के जो वर्कशीट होता है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 नंबर में जो देख रहे हैं =9, उसका इस्तेमाल करके डेट और टाइम हम इसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक्सेल का सेल इस तरह से वर्कशीट ओपन कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर से जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्कशीट यहाँ पर से ओपन है और इसमें सेल छोटा छोटा सेल है। अब हम इसमें सेल किसी भी सेल में अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं =NOW नाउ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो भी डेट और टाइम रहेगा वो चीज़ यहाँ पर से शो कर देगा। जैसे कि आज का डेट है 10 तारीख 5वां महीना 2019 और 22 बजकर यहाँ पर से 45 मिनट, यानी कि 10 बजकर 45 मिनट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर से शो कर दिया। अब क्या है कि अगर सिस्टम में भी टाइमिंग और या फिर डेट आपका गलत रहेगा तो जो भी सिस्टम में डेट और टाइम रहेगा उसी के अनुसार से ये क्या होगा कि फार्मूला आपके वर्कशीट में वो डेट और टाइम को लाएगा। फिर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि सेल B8 से लेकर F8 में क्रम है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और उस जगह पे काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 5 आएगा। क्योंकि B8 से लेकर F8 में टोटल सेल की संख्या कितना है, तो टोटल सेल की संख्या 5 है। तो आप लोग को पता होगा कि जो काउंट फार्मूला होता है वो सिर्फ नंबर चीज़ों को काउंट करता है। तो इसके लिए भी आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर से B8, यहाँ पर ये सेल का नाम B8 है, जैसे कि आप नेम बॉक्स में इसका नाम देख सकते हैं, और इसका नाम F8 है क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर F है और रो नंबर 8 है तो इसका नाम हो गया F8। और अगर हम इसमें काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करें = देना होगा, फिर यहाँ पर से काउंट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो भी वैल्यू है, जो भी सेल है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से इसका आंसर कितना दिखा रहा है कि 4 दिखा रहा है। अगर इनमें से किसी एक सेल को आप मिटा देते हैं, जैसे यहाँ पर से 4 नंबर जो है, जो वैल्यू है इसे हम मिटा देते हैं तो इसका आंसर 4 दिखाएगा। क्योंकि ये जो आप यहाँ तक रेंज सेलेक्ट किए थे उनमें से 4 ही ऐसा सेल है जिसके अंदर कुछ भी चीज़ें जो वैल्यू लिखा गया है, जैसे 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर से 4 लिखा गया है, तो इसलिए इसका आंसर आप यहाँ पर से क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। लेकिन अगर इसमें अगर आप कुछ भी चीज़ें लिख देते हैं तो इसका आंसर 5 दिखा रहा है, क्योंकि जब आप ये एक सेल का रेंज लिए हैं 5 और 5 सेल में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा गया है तो यहाँ पर से वो क्या करता है कि जो सेल है अगर उसमें कुछ न्यूमेरिक चीज़ें अगर आप लिखे हैं तो उसे काउंट करने का इस्तेमाल करता है काउंट फार्मूला का। अगर नहीं कि A1 से लेकर A5 तक में जो भी वैल्यू लिखा गया है और आप सेलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है नंबर चीज़ें, तो वो काउंट फार्मूला उसका इस्तेमाल कर लेगा और उसको आपको बताएगा कि हाँ जितना आप सेल सेलेक्ट किए हैं उसमें सारे सेल में अलग अलग तरह का वैल्यू लिखा गया और टोटल वैल्यू की संख्या यहाँ पर टोटल सेल की संख्या 5 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप एक सेल में 2 लाइन को कैसे टेक्स्ट को आप उसमें रख सकते हैं। तो यानी कि एक ही सेल के अंदर आपको 2 लाइन को या फिर उसमें क्रिएट करना, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा, तो Alt+Enter का इस्तेमाल किया जाता है और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन के तौर पे आपको बताएं तो होम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि रैप टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आपको जब यहाँ पर से एक सेल देख रहे हैं और इसी सेल के अंदर एक से ज़्यादा लाइन क्रिएट करना, हालांकि आप बाय डिफ़ॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक ही लाइन होता है, लेकिन इससे एक से ज़्यादा लाइन क्रिएट करने के लिए हमें Alt+Enter बटन का प्रेस करना होता है। जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं हम लिखे टोटल, और टोटल लिखने के बाद हम चाहते हैं कि एक लाइन और नीचे लिखा है तो Alt के साथ इंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर से जो भी चीज़ लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो जब भी आपको एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा लाइन को क्रिएट करना होगा या फिर एक से ज़्यादा लाइनिंग उसमें लिखना है तो उसके लिए आपको Alt+Enter का इस्तेमाल करना होगा।
फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से लेकर A2 तक जो विषय वस्तु उसमें घटाने का सही फार्मूला है, यानी कि माइनस करने का इनमें से चारों में से कौन सा एक सही फार्मूला है। तो जो 4 नंबर में आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये सही है, एकदम बिल्कुल सही है। और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज़ को भी आपको हम दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर से लिखते हैं 500 और अगला सेल में हम लिखे हैं यहाँ पर से 405 यानी कि 450 लिखें और हमको माइनस करना है 500 से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर से इक्वल टू प्रेस करना होगा और इक्वल टू प्रेस करने के बाद जैसे आपको माइनस करना है 500 पे, तो 500 पे क्लिक कीजिए, फिर माइनस का सिंबल दीजिए, उसके बाद फिर इस पर क्लिक करके आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो उसके बाद फिर जो शेष वैल्यू रहेगा वो आपको यहाँ पर से शो कर देगा। और बाकी तरह का जो ऑप्शन में यहाँ पर से देख रही है इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो माइनस का फॉर्मूला होता है वो 2 सेल में होता है पहला नंबर, और उसमें गैपिंग नहीं होता है। आपका ये जो 2 नंबर में ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मात्र एक चीज छूटा हुआ है, वो इक्वल टू। अगर इक्वल टू नहीं देंगे तो एक्सेल में वो फार्मूला काम नहीं करेगा। और एक्सेल के अंदर आप माइनस फार्मूला लगाने के लिए उसमें SUB यानी कि सब्ट्रैक्ट नाम की चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कशीट में A1 से लेकर A2 तक में जो कंटेंट्स को जोड़ना है तो उसके लिए कौन सा सही फार्मूला होगा। तो हमें इसका सही फार्मूला होगा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और A1 से लेकर A2 तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे। तो ये एक तरीका यहाँ पर से लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा आपको 2 तरीका और भी आपको हम बताते हैं एक्सेल में कोई भी नंबर को जोड़ने के लिए। तो जैसे यहाँ पर से हमें जो भी नंबर को जोड़ना है तो यहाँ पर से उसको क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर से देना होगा इक्वल टू, उसके बाद नंबर जोड़ने के लिए सम का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है और जिस नंबर को जोड़ना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो इसमें बताया है कि ये इस सेल से लेकर इस सेल तक जब हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें सम का अगर फार्मूला लगाएंगे तो इसमें 220 इसका वैल्यू आएगा। इसका दूसरा तरीका भी आप सीखिए। सबसे पहले तो इक्वल टू तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि बिना इक्वल टू दिए हुए आप कोई भी फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो इक्वल टू दिए, फिर यहाँ पर से 45 है उस पर क्लिक किए, फिर प्लस का सिंबल दिए, उसके बाद फिर 65 है उस पर भी क्लिक किए, फिर प्लस का सिंबल दिए, फिर 45 उस पर क्लिक किए, फिर प्लस दिए, उसके बाद फिर 65 है उस पर क्लिक करके इंटर बटन प्रेस किए। तो वो भी क्या होगा कि इसका भी आंसर वही आएगा। तीसरा जो तरीका है वो सीखिए। तो तीसरा तरीका सिखाने के लिए इसको हमको डिलीट करना होगा और हमें करना क्या है, तो पहले जितने सेल को सेलेक्ट करना यानी कि जोड़ना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम ग्रुप पे क्लिक करना है, यहाँ पर से होम मेन्यू जो देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिएगा और सबसे लास्ट में एडिटिंग ग्रुप होता है और इसमें ऑटो सम वाला फंक्शन होता है। तो इसके ड्रॉप डाउन एरो पे देखिएगा सम नाम का ऑप्शन होता है, जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो खुद से क्या करेगा कि नंबर को या फिर कहिए कि वैल्यू को जोड़ देगा। तो यानी कि जो आप यहाँ पर से क्वेश्चन देख रहे थे कि यहाँ पर से क्वेश्चन बोला गया था कि A1 से लेकर A2 में जो भी कंटेंट्स है उसको जोड़ने का सही तरीका क्या है। तो इसका आपको 3 तरीका आपको है जोड़ने का बता दिए। एक तो सम देकर, दूसरा है प्लस प्लस देकर, तीसरा है ऑटो सम फंक्शन से आप उसे जोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि यदि आप मार्क्स में एक सेट है उसमें से 50 से अधिक वाले मार्क्स को औसत निकालना चाहते हैं तो इनमें से कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि बहुत सारे वैल्यू है, जैसे एक स्टूडेंट का रिजल्ट बनाया है उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कुछ भी वैल्यू लिखा हुआ है और उनमें से हम सिर्फ उसी वैल्यू को हम एवरेज निकालना चाहते हैं जो 50 से अधिक मार्क्स है। तो इसके लिए भी आपको इसका प्रैक्टिकल करके देखना होगा और ये इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे एवरेज इफ का। और एवरेज इफ का इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा, आपको पता होगा कि औसत निकालने के लिए सिर्फ एवरेज का फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एवरेज इफ का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर से ये बोला गया है कि 50 से अधिक जो वैल्यू है सिर्फ उसी का एवरेज निकालना है, 50 से जो कम है उसका एवरेज नहीं निकालना है। तो ये तो कंडीशन वाला बात हो गया। तो जब भी कंडीशन वाला बात होता है तो वहाँ पर से इफ का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो चलिए आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर से हम एक मार्कशीट टाइप की चीज़ों को तैयार कर रखे हैं, एक बस ऐसा ही नॉर्मल सा है और इस मार्कशीट में जो वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर से 79 है, 34 है, 3 है, 52 है, 45 है, इस तरह से वैल्यू अलग अलग तरह का यहाँ पर से सब्जेक्ट में लिखा गया है और यहाँ पर से एवरेज का भी इस्तेमाल करना है। तो अगर हमको एवरेज में सिर्फ जो 50 से ज़्यादा वाला जो वैल्यू है उसी पे अगर हमको एवरेज निकालना होगा तो सबसे पहले इक्वल टू देंगे, उसके बाद फिर एवरेज लिखेंगे, उसके साथ में इफ का इस्तेमाल करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो रेंज है आपका, जैसे इस रेंज से लेकर यहाँ पर से यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी वाला जो नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर से क्राइटेरिया दे देना है। क्राइटेरिया जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया जाता है
और डबल इन्वर्टेड कोमा देके ब्रैकेट मतलब उसे क्या करेंगे, ग्रेटर देन दे दिए। ग्रेटर देन देने का मतलब ये हो गया कि 50 और 50 से ज़्यादा को वो सेलेक्ट करेगा और डबल इन्वर्टेड कोमा फिर से देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये क्या हुआ कि ये जो 79 है और 52 है, तो ये दोनों के जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या किया, ये एवरेज निकाल दिया। तो यानी कि 50 और 50 से ज़्यादा के जब भी आपको वैल्यू को एवरेज आपको निकालना है तो आपको इस्तेमाल करना होगा एवरेज के साथ इफ का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एवरेज से तो औसत निकलता है और इफ से कंडीशन लगाया गया है। लेकिन आप ये सेल में आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है 50 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर से एरर की तरह शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर से 50-50 दो बार लिख देते हैं तो 100 हो जाता है, और 100 का जो एवरेज होता है वो 100 का एवरेज यहाँ पर से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर से लिखे हैं, और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर से 50 लिखे, 50 से ज़्यादा हमको लिखना चाहिए था, और इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर से इसका एवरेज 54 आ गया। तो जब भी इस तरह का चीज़ों को आपको लगाना होगा कि मतलब ये तरह से समझिए कि जो भी वैल्यू है, जैसे सम है तो सम सिर्फ करिएगा तो जोड़ा आएगा, नंबर को जोड़ सकते हैं, और एवरेज कीजिएगा तो सिर्फ एवरेज निकलेगा। लेकिन उसके साथ अगर इफ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर कंडीशन का चर्चा किया गया है, और कंडीशन का जब भी चर्चा होगा तो इफ फार्मूला का इस्तेमाल एकदम होना जरूरी है। जब तक अगर इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो फार्मूला काम नहीं करेगा। इसी पे आधारित जब इतने सारे चीज़ बताएं तो एक चीज़ आपको और भी हम इसमें बता देते हैं कि जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू में से बताइएगा कि 35 से ज़्यादा कितने वैल्यू इसमें लिखा गया है, तो हमें 35 से ज़्यादा वैल्यू को निकालना है, तो हमें इस्तेमाल करना होगा कि काउंट के साथ इफ का, फिर काउंट के साथ इफ इस्तेमाल करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए और ये जो वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि मैथ से लेकर हिंदी तक सेलेक्ट किए, फिर कॉमा दे देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 35 दे दिए। यानी कि ये काउंट तो करेगा, लेकिन काउंट करने के दौरान ये उसी वैल्यू को काउंट करेगा जो 35 से ज़्यादा रहेगा। अगर जो 35 से कम रहेगा उसे ये काउंट नहीं करेगा। फिर ब्रैकेट मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन किए थे तो सेम उसी तरह से बंद करके फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर दिए। तो इस सेल में आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि यहाँ से मैथ से लेकर अगर आप हिंदी तक सेलेक्ट किए हैं तो इसमें 3 ही ऐसा सेल है जो कि 35 से ज़्यादा है। सबसे पहला नंबर तो 79 है, 52 है और 54 है। और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो प्रत्येक सेल के बारे में वो क्या करेगा कि बता देगा कि ये कितना सारे चीज़ें कि इसके अंदर लिखा गया है, तो किस सेल में जो है 35 से ज़्यादा है और किस सेल में 35 से कम है, उसके बारे में यहाँ पर से पूरा चर्चा कर देगा। तो जो भी अगर आप जैसे कि यहाँ पर से सब में शो कर रहा है, अगर हम इसे किसी में से जैसे हम सिर्फ 30 कर देते हैं, सब में हम माइनस कर दिए तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि इसका 0 दिखा रहा है, इसलिए 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि इसका आंसर 0 दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है 0 क्योंकि इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू 35 से ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसमें से किसी भी वैल्यू का 35 एंट्री करते हैं या फिर यहाँ पर से जैसे 30 हम 6 एंट्री कर दिए तो यहाँ पर से ये 1 दिखाने लगेगा। तो जब भी इफ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मतलब वो कंडीशन है तभी इस्तेमाल किया जा रहा है, अदरवाइज ये काम इसमें मतलब इफ़ का इस्तेमाल कोई भी काम नहीं होगा। यानी कि जब भी इफ़ का इस्तेमाल होगा तो समझ लीजिएगा कि कंडीशन है तभी हो रहा है, या फिर कंडीशन है तो इफ़ का इस्तेमाल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो का इसी तरह से एक और पार्ट 3 हम लॉन्च करने वाले हैं, एक्सेल फार्मूला, जो कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा। ये पार्ट 3 कमिंग सून है। ये भी 5 से 6 दिन के अंदर इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। इस पर भी काम किया जा रहा है। तो अगर आप जितने भी सारे चीज़ें हैं, अगर आपको वो सारे चीज़ों आपके काम का लगा और उस चीज़ के बारे में अगर आप और भी तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।